सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का 5th चैप्टर, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेरे पढ़ाने का तरीका इस तरह से होगा कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसका लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अभी यानी वीडियो देखते ही चीज़ें याद भी हो जाए। उसके लिए एक काम तो आपको ये करना है कि पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। फिर अगला क्या काम है वो जब हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कि अगला स्टेप आपको क्या करना है, जिससे ये जो चीज़ आज पढ़ोगे आप वो पूरा आपको याद हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। डोमेन का मतलब होता है इलाका। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम अर्थ के जो बड़े बड़े इलाके हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि अर्थ ही एकलौता एक ओनली प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है, यानी और भी जो प्लैनेट हैं जैसे मार्स हो गया, वीनस हो गया, इस तरह से और भी जो प्लैनेट है वहां पर लाइफ नहीं है, यानी वहां पर कोई जाए तो जिंदा नहीं रह सकता। अर्थ ही एकलौता प्लैनेट है जहां पर लाइफ है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हेयर बिकॉज अब इंसान यहां पर यानी अर्थ पे क्यों रह सकते हैं? क्योंकि जो लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट है, सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, लाइफ सस्टेनिंग का मतलब होता है वो चीजें जो जिंदगी को बनाए रखे, यानी जो जिंदा रखने में मदद करे। तो इंसान यहाँ पर इस अर्थ पे इसलिए हैं, इसलिए हम जिंदा हैं क्योंकि यहाँ पर जो जिंदा रखने वाले एलिमेंट्स हैं, जैसा आपका लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर, ये प्रेजेंट है। इसीलिए ह्यूमन यानी इंसान यहाँ पर जिंदा है। अब जो अर्थ की सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है। जोन का मतलब एरिया होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो सिंपल ना हो, यानी बहुत फंसा हुआ, बहुत ही पेचीदा सा ये अर्थ की जो सरफेस है वो है। In which three main component of the environment meet, overlap and interact। तो अर्थ की सरफेस इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहां पर जो हमारे इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारे आसपास जो भी चीज है वो इन्वायरमेंट के अंदर आएगी। तो हमारे इन्वायरमेंट के जो 3 कंपोनेंट है, या हम कह सकते हैं 3 पार्ट है, वो मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। अब ये जो वर्ड है मीट, ओवरलैप और इंटरैक्ट, इसको मैं थोड़ा सा बाद में भी बताऊंगा। पहले ये पैराग्राफ में समझा लूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन 3 वर्ड का मतलब क्या है। तो पहले कंपोनेंट की हम बात करें, जो कि सॉलिड वाला हिस्सा है, सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, जहां पर हम रहते हैं, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और जो गैस वाला हिस्सा है, जो कि अर्थ के चारों तरफ गैस की लेयर बनी हुई है, वो आपका एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी तरह की। अब तीसरा वाला कंपोनेंट है वाटर वाला, जो कि अर्थ के बहुत बड़े हिस्से को कवर किए हुए है। जैसा कि आप राइट साइड वाले मैप में देख सकते हो कि जो पानी है बहुत ज्यादा है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट हो गया। इसको याद रखना भी आसान है। एल से आपका लैंड हो गया, तो उसे याद रख सकते हो लिथोस्फीयर, यानी जो लैंड वाला हिस्सा हो गया। और ए से एयर भी होता है, तो एयर वाला, गैस वाला जो हिस्सा है वो एटमॉस्फेयर हो गया, और बचा पानी वाला वो हाइड्रोस्फीयर हो गया। अब ये जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के हैं। जैसे आपका लिथोस हो गया, तो ग्रीक जो भाषा है वहां पर लिथोस का मतलब स्टोन होता है, एटमॉस का मतलब वेपर होता है, यानी जो भाप होती है आपका, हुडोर का मतलब वाटर होता है, और बायोस का मतलब लाइफ होता है। तो यहां से ये वर्ड यूज करके ये वर्ड बनाए गए हैं। अब जो आपका हाइड्रोस्फीयर है पानी वाला, उसमें पानी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो, बर्फ में, या सिंपल पानी हो, या जो पानी भाप बन के हवा में उड़ जाते हैं, इसे हम वाटर वेपर कहते हैं, वो सारा ही हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। अब एक और कंपोनेंट है जो कि इन तीनों के ही मिलाकर बनता है, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। यह बहुत ही नैरो जोन है, बहुत पतला सा एक इलाका है, और इसके अंदर आपको लैंड भी मिल जाएगा, वाटर भी मिल जाएगा और एयर भी मिल जाएगा। और बायोस्फीयर वो हिस्सा है, वो जोन है जहां पर लाइफ होती है, जहां पर कोई जिंदगी है, यानी कोई जिंदा चीज है। तो ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया हवा वाला, ये पानी वाला हाइड्रोस्फीयर हो गया, और ये लैंड वाला आपका लिथोस्फीयर हो गया। बायोस्फीयर का जो हिस्सा है वो एटमॉस्फेयर में भी आता है। अब एटमॉस्फेयर कैसे? आपका हवा में बर्ड्स वगैरह उड़ती हैं, तो जहां तक भी एटमॉस्फेयर में कोई लिविंग थिंग मिलेगी तो वो बायोस्फीयर का पार्ट हो जाएगा। इसी तरह जमीन के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह रहते हैं, बहुत से एनिमल्स है जो जमीन के अंदर रहते हैं, या जमीन के ऊपर भी चलते हैं, तो वो भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट आएगा। और बहुत से ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसा फिश, आपका फिश हो गई, बहुत सारे प्लांट हैं जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं, तो वो सारे बायोस्फीयर का पार्ट हुए।
तो अब जो 3 वर्ड मैंने कहा था बाद में समझाएंगे, तो उसको मैं आप समझाता हूं। अब एक आपका कंपोनेंट आपका एटमॉस्फेयर हो गया, मैं ए से डिनोट कर रहा हूं इसको यहां। एक आपका ये लिथोस्फीयर हो गया, और ये तीसरा आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया। ठीक है, तो ये तीनों कंपोनेंट मिल रहे हैं, और एक और कंपोनेंट जो इसी का पार्ट है जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर में कौन सा आता है? एटमॉस्फेयर का वो हिस्सा जहां पर लाइफ है, इसी तरह लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का वो हिस्सा जहां पर लाइफ है। तो ये बायोस्फीयर वाला आप देखोगे ओवरलैप कर रहा है, इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। ओवरलैप का मतलब चढ़ जाना। और तीसरा वर्ड था इंटरैक्ट। इंटरैक्ट का मतलब असर डालना। अब देखो, अगर हवा गंदी होगी, हवा में पोल्यूशन होगा, तो उससे लिथोस्फीयर यानी जमीन में रहने वालों को भी प्रॉब्लम होगी, पानी वालों को भी प्रॉब्लम होगी। अगर पानी गंदा हो गया तो जो एटमॉस्फेयर में रहने वाली हैं, जैसे कि आपका बर्ड्स हो गई, उनको भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो पानी पीते हैं, और लिथोस्फीयर वालों को भी प्रॉब्लम होगी। तो इन तीनों में भी अगर किसी में भी कुछ होगा तो बाकी दो पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा ये तीनों इंटरैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे पे असर डालते हैं। अब इन चारों को, आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला वाला हमारा आता है लिथोस्फीयर, जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन होता है। ठीक है, सॉलिड वाला जो हिस्सा होता है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अब इस लिथोस्फीयर में क्या आता है? रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। तो लिथोस्फीयर में आपका ये वाला हिस्सा आता है, क्रस्ट का पूरा हिस्सा और थोड़ा सा मेंटल का हिस्सा आता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो लेयर है आपकी, यही आपका लिथोस्फीयर है। तो इसमें आपका एक तो सॉइल वाली लेयर हो गई, जो कि एक पतली सी लेयर है। यहां पर प्लांट वगैरह ग्रो कर सकते हैं। यहां बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। और उसके नीचे ये रॉक वाला हिस्सा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर एक रॉक वगैरह है, और ये पूरा रॉक वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये पूरा मिलाकर आपका लिथोस्फीयर बनता है, सॉइल प्लस रॉक वाला पार्ट। अब अर्थ की जो सरफेस है उसको भी हमने 2 मेन डिवीजन यानी 2 हिस्से में बांट दिया है। लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट। जो जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें हमने कॉन्टिनेंट नाम दे दिया, और जो ह्यूज यानी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं उनको हमने ओशन बेसिन्स कह दिया। अब बेसिन हमने क्यों कहा? क्योंकि सारा पानी जो भी रिवर वगैरह बहती है वो कहाँ जाती है? वो सारा पानी जाकर ओशन में जाता है। तो हमारे घर में भी जो बेसिन होती है उसका भी तो यही काम होता है कि सारा पानी उस बेसिन के अंदर जाता है। जब ऐसे हाथ वगैरह हम धोते हैं तो सारा पानी कहाँ जाता है? उस बेसिन के अंदर जाता है। तो ओशन बेसिन का मतलब जो रिवर वगैरह जितना भी पानी होता है वो बहकर आखिरकार ओशन में जाता है। ठीक है, तो 2 हिस्से में हमने बांट दिया, कॉन्टिनेंट वाला और ओशन बेसिन। अब जितने भी ओशन है दुनिया में वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं पैसिफिक ओशन से चलूं तो यहां से पानी सब जुड़ा हुआ है, इंडियन ओशन पहुंच गया। यहां से चलते हुए मैं अटलांटिक ओशन पहुंच गया, यहां से आर्कटिक ओशन पहुंच गया, टहलते हुए वापस पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो सारे पानी आप देख सकते हो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओशंस आपस में कनेक्टेड हैं। अब यहां ये पूछ रहा है कि आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। तो पानी तो जुड़ा हुआ है, क्या जमीन भी आपस में जुड़ी हुई है? तो आप मैप देख सकते हो कि सारी जमीन एक साथ जुड़ी हुई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अपना अलग है, और अफ्रीका से ये पूरा पानी से अलग है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, तो जमीन आपस में नहीं जुड़ी है। अंटार्कटिका बिल्कुल एकदम अलग है। अब जो सी वाटर का लेवल है वो हर जगह बराबर है। ऐसा नहीं कि समुद्र कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। भाई जमीन तो ऊपर नीचे होती है, लेकिन पानी का लेवल तो बराबर रहता है। कहीं पर भी आप किसी भी बर्तन में पानी डालो, या वैसे भी कहीं पानी देखोगे, जैसे समुद्र के अंदर देख लो, किसी लेक के अंदर, पॉन्ड के अंदर देखोगे, पानी का लेवल बिल्कुल बराबर रहता है। ऐसा नहीं होता पानी ऐसे ऊपर कहीं जा रहा कहीं नीचे आ गया। अगर पानी रुका है तो उसका लेवल बराबर रहेगा, फ्लो करता रहेगा तो ऊपर नीचे हो जाता है, वो लहर की बात अलग है। लेकिन अगर पानी कहीं रुका है उसका लेवल बराबर रहेगा। ठीक है, इसीलिए जो एलिवेशन ऑफ लैंड है, यानी जमीन की जो ऊंचाई नीचे है कि कौन सा जमीन का हिस्सा कितना ऊपर है कितना नीचे है, वो कहां से मेजर किया जाता है? सी के लेवल से। और सी के लेवल को हम 0 मान के चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो ये कोई माउंटेन है। ठीक है, ये कोई माउंटेन है, ये कोई दूसरा माउंटेन है छोटा सा, इसकी हाइट हमको मेजर करना है, और हम यहां खड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि हम यहां से चले मेजर करना शुरू कर दिए, या इसको मेजर करना है तो यहां से मेजर करने लगे, या यहां से मेजर करने लगे। हम मेजर कहां से करेंगे? ये आप देख सकते हो ब्लू वाला सी है, और ये सी का लेवल है, इसको 0 मानेंगे और यहां से हम मेजर करेंगे।
इस माउंटेन की हाइट नापना हो या कहीं पर भी किसी भी जमीन के हिस्से की मेजरमेंट करना हो तो यहां से हम 0 से लेके चलेंगे और ऊपर जहां तक ये इसका लेवल होगा वहां तक ये जाएगा और यहां मेजरमेंट होगा। अब यहां का हमको मेजर करना है कि ये हिस्सा कितना ऊपर है, तो हम पानी से यहां मेजर करेंगे। ठीक है, तो सी का जो लेवल है या ओशन का जो लेवल है उसको 0 मानते हुए वहां से सारा ऊपर और नीचे मेजर करेंगे। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट। अब जो सबसे ऊंची पीक है माउंटेन की, अब पीक क्या होती है, जैसे आपका माउंटेन है उसमें जो एक चोटी होती है, जैसे ठीक है ये एक नोक है तो ये माउंटेन पीक कहलाएगा। ये सारे ही माउंटेन है, ये एक अलग पीक है, ये अलग पीक है। ठीक है, तो ऐसे माउंटेन होता है जैसे हम बनाते हैं, तो ये एक अलग पीक है, ये अलग पीक है, जो एक नोक निकली होती है उसको हम पीक कहते हैं, हिंदी में से चोटी कहते हैं। तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8848 मीटर है। कहां से, सी लेवल से, क्योंकि हम मेजर कहां से करते हैं, सी से मेजर करते हैं। और जो सबसे ज्यादा गहराई है वो आपकी मैरियाना ट्रेंच की है, और कितना गहरा है, 11,022 मीटर। और ये मैरियाना ट्रेंच कहां पर है, पैसिफिक ओशन के अंदर है। तो ये आपका सी लेवल हो गया, यहीं से हम मेजर करेंगे। ये आपका माउंट एवरेस्ट है, आप ये देख सकते हो माउंट एवरेस्ट है। तो यहां से हम मेजर करेंगे तो इसकी हाइट कितना आ रही है, 8848 मीटर। और मैरियाना ट्रेंच की हम बात कर रहे थे, ट्रेंच का मतलब खाई होता है, जैसे सुनते हैं ना कि बस खाई में चली गई, खाई का मतलब बहुत गहरा जो गड्ढा होता है। अब पानी में आप नीचे जाओगे तो वहां पर भी आपको जमीन मिलेगी, और जमीन बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ऊंचा नीचा है। तो उस जमीन में जो सबसे गहरा हिस्सा है, यानी पानी के लेवल से जब हम नीचे चलना शुरू होंगे तो जो सबसे गहरा हिस्सा है वो कौन सा, आपका मैरियाना ट्रेंच है। ठीक है, ये आपका मैरियाना ट्रेंच है। और कितना गहरा है, यहां से हम 0 मान के नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपका 11,022 मीटर, यानी तकरीबन 11 किलोमीटर गहरा है ये मैरियाना ट्रेंच यहां पर। तो समुंदर की जो गहराई है वो माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंचा हिस्सा है अर्थ में, उससे भी ज्यादा है, यानी पूरा माउंट एवरेस्ट यहां आके डूब जाएगा, इतना गहरा है यहां पर। अब ये डू यू नो वाला पार्ट हम देखते हैं। तो यहां पर 4 लोगों की बात की जा रही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। तो सबसे पहले इस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कौन थे, एक तो आपका न्यूजीलैंड के एडमुंड हिलरी थे, और अपने इंडिया के टेंजिंग नॉर्गे शेरपा थे। और इन्होंने 29 में 1953 के अंदर माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, एकदम टॉप पे यहां पर पहुंचे थे। और पहली महिला की अगर बात करें वुमेन्स में, तो सबसे पहली महिला थी जुनको टैबी, जो कि जापान की थी। 16 में 1975 को ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और पहली महिला जो इंडिया की थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, उनका नाम बछेंद्री पाल था। 23 में 1984 में ये क्लाइम किया था इन्होंने। अब हम कॉन्टिनेंट्स की बात कर लेते हैं। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं कि बड़े बड़े जमीन के टुकड़े होते हैं, उन्हें हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ऐसे 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं जो कि सेपरेटेड हैं, यानी अलग हैं, किसके जरिए, लार्ज वाटर बॉडीज के जरिए, यानी इनके बीच में पानी आ जाता है जिससे ये कॉन्टिनेंट्स अलग हैं। अब ये कॉन्टिनेंट कौन से हैं आपके, एशिया हो गया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आप मैप देखोगे तो ये नोटिस करोगे कि जो लैंड का बड़ा वाला हिस्सा है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। हेमिस्फीयर क्या होता है, जैसे ये सर्किल है, ये पूरा स्फीयर हो गया, और इसका जो आधा हिस्सा होता है ये हेमिस्फीयर है। तो ऊपर वाला हिस्सा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह अगर हम लाइन यहां से काट करेंगे तो ये आपका कौन सा आएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो बीच से लाइन कौन सी होती है, बीच वाली लाइन, उसे हम इक्वेटर कहते हैं, जैसा कि आप पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके होंगे। ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर आपका नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे आपका साउथ। तो आप देख सकते हो जमीन का जो ज्यादा हिस्सा है वो नॉर्थ साइड में है, ऊपर देख रहे हो जमीन ढेर सारी है और नीचे जमीन कम है। तो हम पहले कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, उसका नाम एशिया है। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ, यानी अगर हम पूरे दुनिया का जो लैंड एरिया है उसको ऐसे दिखाएं, इसका हम 3 हिस्सा कर दें बराबर बराबर, तो ये पूरा जो रेक्टेंगल है वो पूरे दुनिया का एरिया है, और उसमें से एक हिस्सा 3 में से एशिया है। ठीक है, 1/3 का मतलब ये हुआ। अब जो एशिया है वो कहां पर लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी इसको हम अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें बीच से, तो इधर साइड हमारा ईस्ट आएगा और इधर साइड हमारा वेस्ट आएगा। तो ये येलो कलर वाला एशिया किधर आ रहा है, ईस्ट साइड में ना, तो यही बात कही जा रही है। अब जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इस कॉन्टिनेंट से पास होते हुए जाता है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहां पर ये लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं ये पास होते हुए जाता है, अपने इंडिया से पास होते हुए जाता है। तो यहां से नीचे से एशिया को कट करते हुए जा रहा है। अब एशिया के ही बगल में एक और कॉन्टिनेंट है, इसका नाम यूरोप है। तो यूरोप और एशिया अलग किससे हैं, यूरल माउंटेन्स के जरिए, यानी इन दोनों के बीच में बाउंड्री का काम कौन से कर रहे हैं, यूरल माउंटेन्स, जो कि वेस्ट साइड में है। आप ये देख सकते हो ये एशिया है और ये आपका यूरोप है। तो यहां पर ये यूरल माउंटेन है, ये रेड वाली जो लाइन है ये माउंटेन्स की है। तो एशिया के किधर साइड है, वेस्ट साइड में है ये माउंटेन। तो ये माउंटेन क्या करते हैं, एक बाउंड्री की तरह काम करते हैं दोनों के बीच में। अब जो कंबाइंड लैंड मासेस है, यानी यूरोप और एशिया को अगर हम मिला दें तो उसका नाम आता है यूरेशिया। क्या कहेंगे उसे हम, यूरेशिया, यानी यूरोप प्लस एशिया। अगला कॉन्टिनेंट हमारा यूरोप है, जो कि एशिया से अगर कंपेयर करें तो बहुत छोटा है। ये कहां पर लाई करता है, वेस्ट ऑफ एशिया, यानी एशिया से वेस्ट साइड में है। जैसे आप देख सकते हो एशिया का इधर ये ईस्ट है और ये वेस्ट साइड है। तो यूरोप किधर है, वेस्ट साइड में पड़ रहा है, इस तरफ लेफ्ट साइड में। अब जो आपका आर्कटिक सर्किल है वो इस कॉन्टिनेंट से पास होते हुए जाता है। आर्कटिक सर्किल के बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके होंगे। ये ऊपर वाली जो लाइन होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आर्कटिक सर्किल की होती है। तो ये आपका 60 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जाए तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ये आर्कटिक सर्किल वाली लाइन हो गई। तो आप देख सकते हो ये यूरोप से पास होते हुए जा रही है, ये आर्कटिक सर्किल एशिया से पास होती है, लेकिन यहां आपका यूरोप के बारे में ही बात हो रही है। तो ये यूरोप से आर्कटिक सर्किल पास होते हुए जाता है। और ये जो आपका यूरोप है ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। यहां पर मैप में देख सकते हो ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, आर्कटिक ओशन है, और इसके वेस्ट साइड में आपका अटलांटिक ओशन है, और नीचे आप देख सकते हो यूरोप के मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है। अब आप इसको याद रखने के लिए एक टेक्निक बना सकते हो, अपनी बुक में ही जो लेफ्ट साइड में खाली जगह है वहां ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लो और इसमें आप लिख देना यूरोप, ठीक है, और ये 1 2 3 और यहां लिख देना 3 साइड वाटर, ठीक है, यानी 3 साइड से ये वाटर से घिरा हुआ है। तो आप जब भी किताब खोलोगे और ये पेज देखोगे तो आपको एक बार में देखने में याद आ जाएगा कि अच्छा यूरोप 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना और यहां लिख देना आर्कटिक सर्किल, पूरा लिख देना, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा हूं। तो ये भी याद आ जाएगा कि आर्कटिक सर्किल यूरोप से पास होते हुए जा रहा है। अब अगला कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। पहले नंबर पे एशिया है, सेकेंड नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। अब जो आपका इक्वेटर है जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड यानी जो लेटी हुई लाइन होती है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। वो इसके बिल्कुल मिडिल से यानी बीचों बीच इस कॉन्टिनेंट के पास होते हुए जाता है। तो ये ग्रीन कलर वाला हमारा अफ्रीका है और ये हमारा इक्वेटर है। तो देख सकते हो बिल्कुल बीचों बीच से ये अफ्रीका को काटते हुए जा रहा है। अब जो अफ्रीका का बड़ा हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ वाले साइड में, यानी इक्वेटर इसको बीचों बीच तो काट रहा है, लेकिन आप देख सकते हो ये बड़ा वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ साइड में है और छोटा वाला हिस्सा साउथ साइड में है। और इस कॉन्टिनेंट की एक और खास बात यह है कि ये इकलौता कॉन्टिनेंट है जहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये तीनों पास होते हुए जाती हैं। यहां देख सकते हो ये ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यही एक इकलौता कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों लाइन पास होते हुए जा रही हैं, और इसके अलावा और कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहां से ये तीनों पास हो जाए, ठीक है, आप खुद ही देख सकते हो। अब जो आपका सहारा डेजर्ट है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हॉट डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट भी होती है, वो जब टॉपिक आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो हॉट डेजर्ट है वो कौन सी है, सहारा डेजर्ट, और ये अफ्रीका के अंदर है। अब ये जो कॉन्टिनेंट है ये घिरा हुआ है ऑल साइड बाई ओशन एंड सीज, चारों तरफ से ये ओशंस या सीज के जरिए घिरा हुआ है। यहां आप देख सकते हो इसके वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशन है इधर साइड, और इस साइड आपके ये इंडियन ओशन पड़ जाएगा, और नीचे से भी आपका ओशन है और ऊपर भी आप देख सकते हो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो चारों तरफ से ही हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और जो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है, दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है नील नदी, द रिवर नाइल, वो भी इस अफ्रीका के अंदर फ्लो करती है। आपके बुक में बना हुआ ये देख सकते हो, ये ब्लू कलर से जो लाइन जा रही है यहां पर, ठीक है, ये पूरी देख सकते हो कितनी लंबी है। ये आपकी
नील रिवर है। तो ये नील रिवर भी कहां पर है? अफ्रीका के अंदर है। अब अगला कॉन्टिनेंट आपका आता है नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। पहले नंबर पे एशिया, सेकेंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। इट इज लिंक टू द साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। अब जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है वो एक बहुत पतली सी लैंड की स्ट्रिप है जिसे हम इस्थमस कहते हैं, उससे ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये इस इस्थमस का नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। अब इस्थमस क्या होता है मैं डिटेल में आपको बताता हूं। जैसे ये आपका एक लैंड है और ये दूसरा लैंड है और ये ब्लू कलर से आपका पानी है। अब ये दोनों जमीन आपस में कनेक्ट नहीं है, सीधे से आप देख सकते हो ये जमीन बिल्कुल अलग है दोनों, ठीक है। यानी एक बंदा यहां से चलते हुए आएगा तो यहां फंस जाएगा, आगे पानी आ जाएगा। अगर कोई जमीन का टुकड़ा यहां आ जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हिस्सा यहां पर आकर मैंने लगा दिया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों जो बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़े हैं ये आपस में जुड़ गए इस छोटी सी जमीन की वजह से, जिसे हम कह सकते हैं नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। तो यही जो हिस्सा जिसने दो बड़ी बड़ी जमीन को जोड़ दिया इसे हम इस्थमस कहते हैं, जिसने दो जमीन के बड़े बड़े हिस्से को जोड़ दिया। तो जो ऐसे बहुत सी जगह पर है जहां पर दो हिस्सों को जोड़ा जा रहा है जमीन के जरिए। तो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है उसे हम इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। अब इसी तरह एक और टर्म होता है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट क्या होता है? अब देख सकते हो ये पानी है, ये पानी है, ये दोनों पानी आपस में अलग है। यानी अगर मैं शिप लेकर यहां जाऊं तो यहां फंस जाऊंगा, जमीन आ गई। तो ये दोनों पानी अलग हैं, ठीक है, एक दूसरे में मिल नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में जमीन आ रही है। अगर ये हिस्से से जमीन हट जाती तो ये पानी आपस में मिक्स हो सकते थे। यानी मैं शिप लेके यहां आ जा सकता था, यहां से फिश वगैरह इधर आ जा सकती थी, ठीक है। तो हम कह सकते थे ये दोनों पानी आपस में कनेक्ट हो गए। तो मैं इस लैंड वाले हिस्से को हटा देता हूं। अब क्या हुआ, ये जो बड़ा हिस्सा था वो पानी का और ये वाला जो हिस्सा था आपस में जुड़ गया। किसकी वजह से? यहां पर जो पानी था इसकी वजह से। अगर यहां जमीन होती तो ना जुड़ पाता। तो ये जो हिस्सा होगा जिसने दो पानी को जोड़ दिया उसे हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो वो जमीन का हिस्सा जो दो जमीन को जोड़े उसे इस्थमस कहते हैं, और वो पानी का हिस्सा जो दो पानी को जोड़े उसे हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो इस्थमस और पनामा हमने बता दिया। अब ये जो नॉर्थ अमेरिका है वो पूरी तरह से नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। यानी ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो यहां से अगर मैं बीच में लाइन खींचूं तो ये नॉर्थ साइड में आ रहा है, और अगर यहां से मैं लाइन खींच दूं बीचों बीच तो ये किधर आ रहा है? वेस्ट साइड में। तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ और वेस्ट साइड में लाई करेगा। 3 ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट। अब 3 ओशन है जो इस नॉर्थ अमेरिका को घेरे हुए हैं। उनके नाम क्या क्या हैं तो भैया हम देख ही लेते हैं। एक तो इस साइड आपका ये अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है, ये इधर साइड। इस साइड आपका ये पैसिफिक ओशन हो गया, और जो ऊपर वाला हिस्सा है आप देख सकते हो ये आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन यहां पर भी है, ठीक है, पूरा। तो 3 ओशन कौन से हो गए? आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। यहां देख सकते हो आपकी बुक में दिया हुआ ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये जुड़ा है एक पतली सी लाइन है जमीन की जिसे हम इस्थमस कहते हैं, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस। और स्ट्रेट भी मैंने बता दिया, अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर, ये पानी का एक पतला सा हिस्सा है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो यहां पूछ रहा नेम द स्टेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पानी का हिस्सा है जिसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो वो कौन सा स्टेट है? तो उसका नाम है PALK, पाक स्ट्रेट, ठीक है। अब हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं। इसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। जैसे आप देख सकते हो अगर मैं यहां से इक्वेटर पास करूं तो ये वाला जो ज्यादातर हिस्सा है वो किधर है? साउथ साइड में है। विच 2 ओशन सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसके ईस्ट और वेस्ट साइड में कौन से ओशन है ये आपको बताना है। तो बहुत आसान है। इसके ईस्ट साइड में, इधर साइड में आप देख सकते हो अटलांटिक है, और इसके वेस्ट साइड में पैसिफिक है। ये पैसिफिक पूरा है ओशन, ठीक है। तो यही दोनों है। अब दुनिया की जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, ठीक है, सबसे लंबी जो लाइन से माउंटेन है वो कौन सी है? उनका नाम एंडीज है। और ये जो एंडीज माउंटेन है ये आपका साउथ अमेरिका में लाई करते हैं, और ये पूरा नॉर्थ से साउथ तक ये पहाड़ हैं। अब ये देख सकते हो ये साउथ अमेरिका है, तो यहां से ये रेड वाला ये सारे माउंटेन है, पूरा लाइन से पहाड़ है, एंडीज माउंटेन, ठीक है। देख सकते हो नॉर्थ से लेकर साउथ तक माउंटेन ही माउंटेन है। और यहां पर देख सकते हो ये अमेजन रिवर है।
अमेजन रिवर आपकी कहां पर है? साउथ अमेरिका के अंदर। और ये जो अमेजन रिवर है वो कौन सी है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो लॉन्गेस्ट थी यानी दुनिया की सबसे लंबी जो रिवर थी लॉन्गेस्ट, वो कौन सी थी? नील थी, जो कि आपके अफ्रीका में थी। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? लार्जेस्ट रिवर। अब लार्जेस्ट क्या मतलब क्या है? लॉन्गेस्ट तो आप समझ गए, जो सबसे लंबी हो, ठीक है। लार्जेस्ट का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा पानी हो। तो वो रिवर जिसमें सबसे ज्यादा पानी है वो आपकी अमेजन रिवर है, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। अब अगले कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ये पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। जैसे मैं यहां इक्वेटर से लाइन ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हो ये नीचे वाला साउथ है, तो पूरा का पूरा जो ऑस्ट्रेलिया है वो साउथ में ही लाई करेगा। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशंस एंड सीज। तो आप देख सकते हो उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, इसीलिए इसे एक और नाम भी दिया जाता है। वो क्या है? आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइलैंड कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है तो उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। फिर लास्ट जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम अंटार्कटिका है। यह भी पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है और ये एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, छोटा मोटा नहीं है, एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये देख सकते हो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये आपका अंटार्कटिका है, ये साउथ साइड में है। अब जो आपका साउथ पोल है वो इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर में आता है। अब जैसे ये आपकी अर्थ है तो ये आपका नॉर्थ पोल होता है और ये आपका साउथ पोल है, तो यहीं पर हमारा कॉन्टिनेंट है। तो साउथ पोल इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर में आता है। अब इस कॉन्टिनेंट की ये रियल इमेज है, ठीक है, ऐसे गोल जैसा ही कॉन्टिनेंट है, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये आपका यहां साउथ पोल है, ठीक है। अब आप कहोगे मैप में तो ये फैला हुआ है, ऐसे लंबा सा दिख रहा है, तो हमारी दुनिया क्या है? अर्थ क्या है? गोल है। ये मैप हमने फ्लैट बनाया है, जब इसको हम गोल करेंगे तो ये अंटार्कटिका भी गोल हो जाएगा, ठीक है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। पोलर रीजन कौन से होते हैं? जो पोल के आसपास के इलाके होते हैं वो पोलर रीजन में होते हैं। तो अंटार्कटिका कहाँ है? पोलर रीजन के अंदर है। और पोल पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल में, इसीलिए परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट। इसीलिए हमेशा ये कॉन्टिनेंट एक मोटी जो आइस की लेयर होती है उससे ढका रहता है। देयर इज नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। वहां परमानेंटली कोई इंसान नहीं रहते, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, कोई वहां घर दुकान बना नहीं सकता। बहुत सारे कंट्री हैं जो अपना रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं वहां पर, ठीक है। कंट्री के लोग जाते हैं, साइंटिस्ट वहां पर, और वहां पर अपना रिसर्च वगैरह करते हैं। इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है, एक आपका मैत्री हो गया, दूसरा दक्षिण गंगोत्री। तो हमारे देश के भी साइंटिस्ट जाके वहां रिसर्च वगैरह करते हैं, वहां कोई परमानेंटली घर बना के रहता नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। अब आप चाहते हो कि ये चीज हमको याद हो जाए, तो आपको काम क्या करना है? वीडियो कंप्लीट होने के बाद सब कुछ बिल्कुल बंद कर देना है और जो कुछ भी मैंने पढ़ा है उसको आप दिमाग में सोचो और याद करो, और एक किसी रफ कॉपी में उन सारी चीजों को लिखना शुरू कर दो जो कुछ भी मैंने पढ़ा है। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के बारे में क्या बताया, किस कॉन्टिनेंट को आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, किस कॉन्टिनेंट से आर्कटिक सर्किल पास होता है, माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया, मैरियाना ट्रेंच के बारे में बताया। ये सारी चीजें आप सोचो, याद करो, और जो कुछ भी आपको याद आ रहा है दिमाग पे जोर डाल के वो सारा उस रफ कॉपी में लिख डालो। आप देखोगे इस तरह से करने से आपको चीजें याद हो जाएंगी और फिर वो आपको कभी नहीं भूलेगा। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन होगा, उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसके दबाकर आप ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको मैसेज आ जाएगा। और ज्योग्राफी की मैं अलग से प्लेलिस्ट बना लूँगा, उसको देखने के लिए आपको चैनल का नाम डालना है, सर्च करना है CBSE वर्ड्स। चैनल को ओपन करेंगे तो आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक हेडिंग दिखी होगी CBSE क्लास 6, उसके अंदर आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओपन करके वीडियो देख सकते हैं, तो जो भी वीडियो आएगी सब मैं उसी के अंदर डाल दूंगा। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।